आर्थिक सर्वे को कैसे देखा जाए। हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, आर्थिक पत्रकार जुड़े हुए हैं। शुरुआत में डीके जोशी साहब आपसे करना चाहूंगा कि इस पूरे आर्थिक सर्वे को तो मुझे लगता है अभी तक पूरा पढ़ नहीं पाएंगे आप, करीब 700 पेज से ज़्यादा का ये आर्थिक सर्वे था, लेकिन जो हाईलाइट्स आपने ज़रूर नज़र डाली होगी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे ये है, उन्होंने कई मुद्दों की बात की है। एक तो यह है फिस्कल कंसोलिडेशन पे उन्होंने जोर दिया है, और इसमें यह भी कहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेशन से बात नहीं बनेगी, पूरे जनरल गवर्नमेंट जो है जिसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व है उनको भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा कंसोलिडेशन में। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो तो टारगेट पे है, पर स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग्स कहीं ज्यादा बढ़ गई और जिस वजह से यील्ड्स नीचे नहीं आई। तो अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो पूरे सेंटर, स्टेट्स और बाकी जितने भी एंटिटीज हैं गवर्नमेंट की, उन सब के डेफिसिट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एक तो बात यह है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस वैश्विक परिप्रेक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड जो है उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि आपके जो फंडामेंटल्स वो हैं वो सॉलिड हों, और आपकी रेजिलियंस की भी काफी बात की अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने। तो रेजिलियंस आपके मैक्रो फंडामेंटल से आती है, तो इसलिए भी ये आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात रही जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की है, उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि अभी तक तो सरकार इन्वेस्ट कर रही थी, और अब आगे चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आगे चलते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना इसमें चाहिए। उसके लिए पीपीपी फ्रेमवर्क, जो कि कई सालों से हम इसकी बात करते हैं, उसकी उन्होंने बात की। तो अब प्राइवेट सेक्टर का रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ना चाहिए, एक तो बात ये कही। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को जो कैपेक्स मोमेंटम है, जो पिकअप नहीं किया कई सालों से, उसको कैसे जोड़ दिया जाए, इस पे भी बजट फोकस रखेगा। तीसरी बात जो है वो पिछले बजट में, पिछले सर्वे में उन्होंने डीरेगुलेशन की बात की थी, और बजट में हमने देखा तुरंत डीरेगुलेशन मेजर्स अनाउंस किया। उसके बाद 2025 में काफी सारे डीरेगुलेशन और कंप्लायंस ईजिंग के मेजर्स भी किए गए। इस बार भी उन्होंने उसी बात को रखा है और कहा है कि रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही एक तरह से एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ग्लोबल सिचुएशन में डोमेस्टिक फोर्सेस को ग्रोथ बढ़ाने में आगे में सपोर्ट करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज अ हेज अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हमारा बढ़ गया है। तो ये वाकई एक हैरानी की बात है कि जब ग्लोबल एनवायरनमेंट इतना खराब है और जिसमें प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, उस दौरान हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पिछले कुछ सालों में एक्शन लिया गया है रिफॉर्म्स के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, उसने हमारे पोटेंशियल को आगे बढ़ाया, और ये काफी ज्यादा बूस्ट किया, बढ़ गए। बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। माधवी, जो अभी डीके जोशी सर कह भी रहे थे कि ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ गया, हम लोग एक आम धारणा थे कि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल चैलेंजिंग है, वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ने की बात कर रही हैं। आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? So this is basically their medium-term potential growth, not the current, immediate potential that they're talking about. Last year, 2023 में जब उन्होंने potential was close to 6.5%, which was our potential aim to reach. The whole point is that, as DK sir was mentioning, that in the last 1.5 years काफी ज़्यादा focus हुआ है, deregulation में काफी pace pick किया है, which also has led to higher or will likely lead to rather higher trend total factor productivity along with sustained reform momentum. All of that would imply that with improved labor participation and formalization, and the fact that public capex की वजह से आपका capital stock काफी बढ़ गया है, all of that will also imply the demand side will crowd in private capex, and all of it would sort of lead to a potential growth of around 7%. That is an aim. That is the aim which is basically put into force, assuming that improving capital stock will lead to a higher potential growth ahead. Of course, there are challenges to that. Policymakers काफी सालों से crowding करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर they've not been able to really get it through, because
apart from the domestic challenges, which is basically a demand slack in the economy on net basis, there is also surplus capacity in the world order, which is sort of domestic participants to actually expand their, books with regard to capital expenditure. वो challenge अभी भी मेरे ख्याल से है. The global order काफी distant. The economic survey has talked extensively on that front. I don't think near term that will change for the capital expenditure of the private sector. Uncertainty definitely किसी के भी reaction function को support नहीं करती, and that will lead to a much delayed capex going ahead. But of course, next 5 years, of course, you could expect that once things normalize, once the world start to internalize these uncertainty in their net, factor production or whatever, would probably lead to a much better assessment capex. But near term, of course, there are a lot of impending problems which are not yet resolved, and thus, while the potential growth has been raised, it has been raised with the hope that the improving capital stock and improving total factor productivity of actual production would have led to this higher potential growth. But I think to a large chunk, what we're seeing is that the economic survey has focused tremendously on the global trade policy, which has been now subsumed under geopolitical consideration. I think will overall lead to a lower growth potential globally, not just in India. I think there will be geopolitical-led, uncertainty-led shocks that could lead to delayed participation in the private sector in general. बिल्कुल यही समझने वाली चीज़ थी कि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्लोबल सिनेरियो है इसको बहुत ही गहराई में जाके उसको रिव्यू किया गया, उसके इम्पैक्ट को एसेस किया गया. 3 अलग अलग सिनेरियो बताए गए कि इस सिनेरियो में ये हो सकता है, इस सिनेरियो में ये हो सकता है. लेकिन इतने ख़राब ग्लोबल हालात के बावजूद एक ठीक ठाक ग्रोथ प्रोजेक्शन करना कितनी सच्चाई के करीब है, रजनी सिन्हा जी? लक्ष्मण, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर हम देखें ये इकोनॉमिक सर्वे ऐसे समय में प्रेजेंट किया गया है जब काफी ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम हाइटन स्टेट में है. तो ऐसे में इको सर्वे ने, इफ यू सी, काफी फोकस किया है कि आगे चल के ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे पैन आउट होगा. और इनफैक्ट ये भी एम्फसाइज किया है कि ऐसा नहीं है कि 2000 वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्स्ट. आगे चल के सिचुएशन इससे भी खराब हो सकता है, और ये अनसर्टन ग्लोबल सिचुएशन जो है वो 2026 में भी रहेगा, और आगे चल के भी मेनी इयर्स इट कैन बी देयर. सो इसलिए इको सर्वे ने ये हाईलाइट किया है कि जो स्ट्रैटेजी है इंडिया का, दैट शुड बी मोर प्रोएक्टिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए. उसके टॉकिंग अबाउट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिया है. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो कैपिटल फ्लोज है, जैसा कि हमने अभी देखा है लास्ट फ्यू मंथ्स में, इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर, अगर हम कैपिटल फ्लोज देखें, एफआईआई इक्विटी मार्केट से हम आउटफ्लोज देख रहे हैं, एफडीआई भी सबड्यूड है. तो ओवरऑल हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंप्रूव किए. अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं पिकअप हो रहा है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव करें इंडिया को, और वो इंप्रूव करें, अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करें, बिकॉज वी नीड दैट बफर. क्योंकि अगर ये टर्बुलेंट टाइम इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, वी नीड दैट बफर, एंड दैट्स व्हाट इको सर्वे हैज वेरी राइटली हाईलाइटेड. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि ये 7% पोटेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है नहीं है, सी पोटेंशियल तो है. जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी तक जो गवर्नमेंट का इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो भी रिफॉर्म्स हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में, जो लेबर रिफॉर्म्स अनाउंस हुआ है, जो रेगुलेशंस ईज हुआ है, जो एफडीआई लिबरलाइजेशन हुआ है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत कुछ हुआ है, वो सब का हमें बेनिफिट अभी दिखेगा. इस साल ऑलरेडी दिख रहा है, आगे चल के भी दिखेगा. बट एट द सेम टाइम रिस्क बहुत है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. जो ग्लोबल सिचुएशन है वो अभी जो है उससे वर्स भी हो सकता है. कैपिटल फ्लोज ऑलरेडी हमने देखा है कि कम हो गया है. आगे चल के सिचुएशन इतना अनसर्टन है कि और भी इम्पैक्ट हो सकता है. और अगर कैपिटल फ्लोज इम्पैक्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे होगा और ग्रोथ पे भी होगा इवेंचुअली. सो आई वुड से कि हाँ, पोटेंशियल, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड,
जो कि सपोर्टिव है ऑफ हाई पोटेंशियल ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम काफी सारा कंसर्न्स है जो कि इकोनॉमी को नेविगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पर रजनी मैं जो देख रहा था कि जो चैलेंजेस हैं, जो कंसर्न है वो इमीडिएट है, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट दिख रहा है। यूएस ने 50% टैरिफ किया, इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है। जो पूरे दुनिया भर में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट दिख रहा है। जो वॉर लाइक सिचुएशन अलग अलग पॉकेट बने हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट दिख रहा है। लेकिन जो आप उससे निपटने के जो उपाय हैं, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आपको नहीं दिखेगा। वो एक लॉन्ग टर्म उपाय होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हो, स्वदेशी को बढ़ाना हो, क्वालिटी को बेहतर करना हो, स्टेट की हालत को ठीक करना हो। तो एक टाइम लैग तो रहेगा। शुभ है